हेलो एवरीवन, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का उमनिया पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको उनका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप यहाँ पे ला सकते हैं 200 में से 150 प्लस नंबर। अगर आप लोगों के 200 में से 150 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर है, वो आपका सेफ जोन में आप हो, टेंशन की कोई बात नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली सिक्योर हो जाओगे कि हमारा सिलेक्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार सभी स्टूडेंट सारे सब तक शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके। ठीक है, तो ये आज स्टेनो के बारे में जानेंगे और मैंने इससे पहले भी आपका एक वीडियो किया था, वो ये था जिसमें हमने वैकेंसी क्या होती है, आपकी कितनी वैकेंसी आती है, कितनी वैकेंसी आई है इस बार भी, लास्ट कितनी आई थी, सैलरी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस पर पूरा समझाया था आपको। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के इसमें तो हम बात करेंगे कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे अब आपको इसमें मार्क्स लेकर आने हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको फटाफट से चीज़ों के बारे में बता देती हूँ एक ही पेज पे सब कुछ, क्योंकि आज हमें फोकस करना है टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी पे। बेटा लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की, सबसे पहली बात वो 17 अगस्त है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए, टाइम है आपके पास अभी, लेकिन जल्दी से फॉर्म फिल करके आराम से बैठ जाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एज लिमिट होती है, ग्रेड सी की अलग होती है 18 से 30 और ग्रेड डी की अलग होती है 18 से 27। पेपर एक ही होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट हो रहा है पेपर अलग अलग, तो नहीं नहीं, एक पेपर होगा, कट ऑफ अलग अलग लगेगी लेकिन एग्जाम जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी पे अगर बात करें तो 2006 वैकेंसी इस बार 2024 में आपको देखने के लिए मिली है, जिसमें से कि ग्रेड सी की वैकेंसी को ऑब्वियसली बहुत कम होती है और सबसे ज़्यादा जो इसमें से 1800 प्लस वैकेंसीज आपको सिर्फ ग्रेड डी के अंदर अंदर मिलती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने 12th कर लिया है, और साथ ही साथ आपको इसमें स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 एग्जाम आपके इसमें होते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और दूसरा आपका स्किल टेस्ट, बस और कुछ नहीं। सीबीटी में आप लोगों के यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 नंबर के होते हैं, वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और स्किल टेस्ट में आपकी स्टेनोग्राफी चेक की जाती है, आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और अब से आप अगर सीखना शुरू करेंगे स्टेनोग्राफी तब जाके आप स्किल टेस्ट तक सीख पाओगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा टफ पड़ती है। पूरा आपको एक कंप्लीट लैंग्वेज है एक तरीके से समझ लीजिए कि जो आपको सीखनी है, इसीलिए अब से ही लग जाइए। ये मत सोचिए कि एग्जाम निकल जाएगा, रिटर्न एक बार वो दे लेंगे, सीबीटी दे लेंगे, उसके बाद देखेंगे, बट उसके बाद इतना समय नहीं बचता है कि आप यहाँ पे स्टेनोग्राफी सीख सको और उसको अच्छे से अटेंड भी कर सको एग्जाम में। तो इसीलिए आज से लगोगे तब पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप यहाँ पे एग्जाम तक चीज़ों को सीख लोगे। तो आपके आसपास अगर आपको ऑफलाइन देखना है तो आपके आसपास जो भी यहाँ पे स्टेनोग्राफी सिखाते हैं वहाँ पे सीख लीजिए, ऑनलाइन जैसे भी आपको सही लगे, बट आज से ही इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो फिर वही बच्चे सिर्फ आगे जा पाएंगे जो कहीं ना कहीं स्टेनोग्राफी जानते हैं। चलिए अब बात करें, अगर एक बार सिलेबस पे नज़र मार लेते हैं फटाफट से, उसके बाद टाइम टेबल स्ट्रेटजी की बात करेंगे। यहाँ पे सिलेबस क्या है, इसमें आप सभी स्टूडेंट जानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश सबसे ज़्यादा आती है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग और जीके जीएस की मैं अगर बात करूँ तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, 50 ही नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो इसमें होता है वो इंग्लिश का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। तो कुल मिला के यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो गए और 200 ही यहाँ पे मार्क्स हो गए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो साथ में 0.25 भी लेकर जाएगा वो। ठीक है, और 2 घंटे का समय मिलता है आपको इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, 200 क्वेश्चन को करने के लिए 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसी के साथ बेटा ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, आप जान भी चुके हो कि इंग्लिश में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे आपकी इंग्लिश, 100 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। तो ये 2 सब्जेक्ट्स एक तरफ और ये पूरा इंग्लिश एक तरफ, देखो इन दोनों को मिला के जितने क्वेश्चन है उतने अकेले क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है, ये आपको दिख ही रहा है। अब क्या टाइम टेबल होना चाहिए हमारा, अगर हम स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो मैम किस तरीके से तैयारी करें। एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए वो मैंने आपको अलग से बताया था, मैंने एक वीडियो किया था, इसी सीरीज में मिल जाएगा आपको वो वीडियो भी। ठीक है, प्लेलिस्ट वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसी तरीके से बिल्कुल आप लोगों को अगर स्टेनो का एग्जाम देना है तो उसके लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे।
ऑब्वियसली उसमें मैथ्स आती है आपके एमटीएस में, तो हमने थोड़ा सा उस तरीके से उसको अलग तरीके से देखा था। यहाँ पे मैथ्स नहीं आती तो हम उस तरह से डिवाइड करेंगे उसको। बट आप लोगों के होते हैं 24 घंटे, लेकिन इन 24 घंटों में से मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँगी 8 घंटों की। सिर्फ आपको 8 घंटे पे काम करना है। बाकी के जो आवर्स बचते हैं 16 घंटे, वो आपके हैं, आप उसमें जो मर्जी करो, खाओ पियो नहाओ धो घूमो फिरो जो मर्जी करो। जो बचा कुछ टाइम बचेगा उसमें आपको स्टेनोग्राफी भी सीखनी है, उसी में 16 घंटे में सीखो वो भी, ठीक है। लेकिन जो 8 घंटे हैं ये आपको सीबीटी के एग्जाम के लिए देने हैं। और 24 में से अगर मैं 8 हटा रही हूँ तो बेटा 16 घंटे बहुत होते हैं, जिसमें से कहते हैं कि 8 घंटे सोना ज़रूरी होता है। तो आप इसमें से 8 भी अगर माइनस कर लेंगे तो भी आपके पास 8 घंटे यहाँ पे पूरे पूरे बच रहे हैं। और ये 8 घंटे में अगर आप 1-2 घंटे खाना खाने की भी निकाल देंगे तो भी आप लोगों के पास 6 घंटे बच रहे हैं। 6 घंटे में मूवी देखो, आप कहीं रिफ्रेशमेंट के लिए घूमने जाओ, कुछ भी करो आप। 6 घंटे में से 2 घंटे स्टेनोग्राफी भी सीखोगे तो भी 4 घंटे निकल रहे हैं। तो बेटा बहुत ही ऐसा नहीं है मैं आपको कह रही हूँ कि 12 घंटे 16 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, नहीं, सिर्फ 8 घंटे की तैयारी आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफर का एग्जाम डेफिनेटली क्रैक करवा सकती है। लेकिन वो 8 घंटे किस तरीके से पढ़ना है, बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसा नहीं कि बेटा 8 घंटे बैठ गए बस चेयर टेबल पे और उधर चल रहा है, दिमाग कहीं और घूम रहा है, बीच में किसी का फ़ोन आ गया तो 10-15 मिनट उससे बात कर ली और उनको भी 8 ही घंटों में जोड़ रहे हो। ऐसे नहीं। 8 घंटे का मतलब ये है कि दीन दुनिया से एकदम दूर होके, सोशल मीडिया फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल के, तब उस तरीके से आपको 8 घंटे पढ़ने हैं कि जो पूरे पूरे 8 घंटे मतलब पूरे सिर्फ आपने पढ़ाई को डेडिकेट किए हैं। ऐसे नहीं कि बीच में मम्मी ने आवाज़ लगा ली वो भी उसी में काउंट कर लिए, ठीक है। अब आप भी जानते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर आते हैं, तो हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे इंग्लिश की करेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज का है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद आपका जीके जीएस पे जो अच्छा खासा टाइम आपको यहाँ भी देना पड़ेगा स्कोर करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिफिकल्ट पड़ती है। और रीजनिंग जो कहीं ना कहीं बच्चे हैंडल कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके इसको। तो अब ये जो 8 घंटे हैं टाइम टेबल में से जो हमें 8 घंटे हमने निकालने हैं, ये 8 घंटे में किस तरीके से देने हैं देखो बेटा। अब पहले पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का बिल्कुल फैक्ट्स पे बातें करेंगे, कोई फालतू की बातें नहीं, ठीक है। 100 क्वेश्चन इससे आते हैं, 50 क्वेश्चन इससे आते हैं और 50 क्वेश्चन इससे आते हैं। जितना ये दोनों मिलाकर है उतना वो अकेला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको टाइम भी उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो 8 घंटे में से 50% वेटेज जो है सिर्फ इंग्लिश का है, तो 50% टाइम भी उसको देना पड़ेगा ऑब्वियसली। ज़्यादा समय आपको इस पर देना, और यहाँ पे आप स्कोर भी कर सकते हो। जीके जीएस में से आपके 50 में से 50 नहीं आ सकते, अनप्रडिक्टेबल होती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी बच्चे नहीं ला पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, करना भी पड़ेगा तभी आप 150 पार जा पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन पे काम करने के लिए बिल्कुल 50% टाइम आपको यहाँ पे देना है। मतलब 4 घंटे आपको दिन में इंग्लिश पढ़नी है। किस तरीके से उस पर भी बात करेंगे अभी। 4 घंटे बिल्कुल निकाल के अलग आपको इंग्लिश पर देने हैं, और देने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। अगर आप कहीं पेड बैच भी लेके बैठे हो, ऑब्वियसली एक पेड बैच तो लोगी स्टेनोग्राफर के लिए, तो अगर आप कहीं पेड बैच भी लेकर बैठे हो तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो बेटा 1 घंटे की तो आपकी पेड की क्लास हो जाएगी, तो 1 घंटा तो निकाल ही दिया, तो 3 घंटे तो वैसे भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि वो कैप भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, तो 4 घंटे चाहिएंगे ही चाहिएंगे, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस पे और रीजनिंग की अगर बात करें तो बेटा बहुत, अब यहाँ पे 2 तरह की बातें हैं देखो। 4 घंटे तो हो गई अलग, मेरे पास अब 4 घंटे बचते हैं 8 में से। अब यहाँ पे 2 तरह की बातें हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और उनकी रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से तैयार है, मान लीजिए सीजल भी दे रहे हैं कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन वाले हैं, या फिर एमटीएस जो बच्चे दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं, या आप किसी और एग्जाम में देखते हो इसमें रीजनिंग आती है, तो आप कह रहे हो कि यार रीजनिंग तो मेरी ठीक ठाक है और आराम से, इसमें वैसे भी बहुत हाई लेवल की रीजनिंग पूछी नहीं जाती है, स्टेनो में आसानी रीजनिंग आती है, तो आप कहोगे रीजनिंग तो मैं कर लूँगा। तो बेटा आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 तरह के बच्चे हैं यहाँ पे। अगर मेरी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप 4 घंटों को इस तरीके से डिवाइड करोगे कि 1 घंटा यहाँ पे देना है आपको और 2 घंटे यहाँ पे देने हैं आपको, ठीक है। सॉरी, 1 घंटा उधर देना है आपको और 3 घंटे इधर देने हैं आपको जीके जीएस पे। अगर आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब, ठीक है, उस केस में आप 1 आवर देंगे यहाँ पे और 2-3 आवर्स देंगे यहाँ पे, पूरे 4 हो गए देखो। लेकिन ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि मैंने तो कभी रीजनिंग में नहीं पढ़ी, मैं तो ज़िंदगी में फॉर्म ही स्टेनो का भर रहा हूँ पहली बार, रीजनिंग भी मुझे पढ़नी है और जीके जीएस भी मुझे पढ़नी है और दोनों सब्जेक्ट्स बराबर है मेरे लिए, तो उस केस में आपको 4 घंटे का डिवाइड करने वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 घंटे आप रीजनिंग में दोगे और इक्वल आपके 2 घंटे यहाँ पे आपको जीके जीएस में देने हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि दोनों का इक्वल वेटेज है, 50-50 है।
लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में कंपेयर किया जाए तो रीजनिंग आसान पड़ती है ऑब्वियसली, और जीके जीएस थोड़ी मुश्किल पड़ती है क्योंकि सिलेबस भी वाइड है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब पढ़ना है आपको इसमें, तो इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो आप वेटेज रखिए वो 1 घंटे में भी आराम से कवर हो जाएगी। अगर आप एग्जाम तक रोज 1 घंटा पढ़ोगे तो भी कवर हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास अभी टाइम है, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होना है। तो मेरे हिसाब से जो ये ऊपर वाला टाइम टेबल मैंने लिखा है ना, 3 आवर्स और 1 आवर, इस तरह से आप डेडिकेट करो, ठीक है। तो 4 घंटे आपको यहाँ देने हैं, 3 घंटे आपको यहाँ देने हैं, और 1 घंटा आपको रीजनिंग का देना है। देखो 4 और 3 7 और 1 8 घंटे हो गए पूरे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब मैं कभी भी बेटा, पहले भी मैं एमटीएस का भी टाइम टेबल लेकर आई थी, लेकिन मैं पहले भी आपको बोला था कि मैं कभी ऐसे बोलती नहीं हूँ कि सुबह 4 बजे उठ जाओ या 5 बजे उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है बच्चे का, कोई सुबह को पढ़ते हैं, कोई रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो रात को पढ़ते हैं वो अच्छा नहीं करते। टॉपर्स भी हैं जिनसे हमने पूछा कि कब पढ़ते हो, भाई रात को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है टोटल। अगर आप सेकंड शिफ्ट में पढ़ना पसंद कर रहे हो, सेकंड में पढ़ो, आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, आप सुबह पढ़ो, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप पढ़िए। मॉर्निंग शिफ्ट लेनी है, नाइट शिफ्ट लेनी है, वो आप देखो कि कैसे आपको पढ़ना है। बस ये 8 घंटे जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो। ये जो 4 घंटे इंग्लिश के मैंने दिए हैं, अब आपके ऊपर है कि ये तो चारों के चारों घंटे एक साथ ले लो इंग्लिश के, या फिर अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इंग्लिश को पढ़ने के लिए, एक साथ बोर हो जाऊंगा मैं, तो आप ऐसे रख लो, 2 घंटा सुबह इंग्लिश पढ़ ली और 2 घंटा फिर रात को इंग्लिश पढ़ ली, या दिन में टाइम लगा तो दिन में पढ़ ली। मतलब मैं उसके लिए फोर्स कर ही नहीं रही हूँ कि आप दिन में पढ़ो रात को पढ़ो, जैसे आपको सही लग रहा है वैसे पढ़ो, ठीक है। बस लेकिन ये बस मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपके यहाँ पर इंग्लिश के मैं बात करूँ तो 4 आवर्स हैं, 4 घंटे अगर आपके यहाँ पे इंग्लिश के हैं तो 4 घंटे को आप 2-2 के स्लॉट में डिवाइड कर लो। 4 घंटे लगातार पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और 2 घंटे में ऐसे कर लो कि भाई 2 घंटे में मॉर्निंग में पढ़ लूंगा इंग्लिश, और फिर 2 घंटे में एक नाइट शिफ्ट लगा लूंगा। तो इस तरह से मैं पढ़ सकता हूँ। उसमें से भी आप किस तरह से पढ़ोगे, सुबह सुबह याद की वही जो वोकैबलरी होती है वो बहुत अच्छी रहती है, याद भी आराम से हो जाती है, ठीक है। तो इन 2 घंटे में से भी आप ऐसे कर लो कि यार सुबह 1 घंटा मुझे कैसे भी करके वोकैबलरी पढ़नी है, क्योंकि वोकैब से इंग्लिश में भी अगर मैं बात करूँ ना 100 क्वेश्चन है, तो उसमें भी ऐसे मान के चलो कि वोकैबलरी 50% और 25% कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे मान के चलना। तो वोकैबलरी 50% क्यों, क्योंकि वोकैबलरी में तो आएगी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड ईडीएम में तो आएगी। उसके साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना पड़ता है उसमें भी अगर वोकैब के वर्ड्स आप नहीं पता होंगे तो उसको समझ नहीं पाओगे, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये मान के चलो कि 50% टाइम पूरा वोकैब का अलग, और 25% वहाँ पे आपको ग्रामर पे और कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। तो इसीलिए ये 2 घंटे में से 1 घंटा आप सुबह सुबह वोकैब पर दो, और 1 घंटा आप साथ साथ जो बचता है आपका वो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर दे दो, ठीक है। मतलब रोज़ 1 घंटा रीड करो चीज़ों को और समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करो कि किस तरह की चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही है, प्रीवियस ईयर्स लगा लो, ये मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। तो 1 घंटा वो गैप दे दिया, 1 घंटा रीडिंग इंप्रूव कर लिया, मॉर्निंग में कर लिया। अब नाइट शिफ्ट की बात आई, मेरे पास 2 घंटे, 1 घंटा ग्रामर पढ़ो रोज, ठीक है। उसमें अपने जो भी आपके टॉपिक्स हैं, नाउन प्रोनाउन, उनको अच्छे से क्लियर करो 1-1 घंटा रोज पढ़ के। और जो बचा हुआ आपका दूसरा घंटा है उसमें आप जो भी आपने पढ़ा है आज दिन भर में उसका रिविजन, आधे घंटे के अंदर उसका रिविजन, कि हाफ आवर मुझे क्या करना है, हाफ एन आवर में जो मैंने पढ़ा है आज, जो कुछ भी पढ़ा है इन 3 घंटों के अंदर 1 2 3 उनका पूरा रिवीजन लेना है। और जो बचा हुआ मेरा आधा घंटा है, जब तक अभी आप चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, मॉक टेस्ट अभी तो लगा सकते हो साथ साथ, तो इस आधे घंटे में आप चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर की प्रैक्टिस उठा ली, वोकैब की प्रैक्टिस उठा ली, और कुछ समय बाद जब आप ग्रामर का कुछ पोर्शन कर लोगे और कुछ वोकैब का कुछ पोर्शन कर लोगे, तो ये रिविजन की जगह रिविजन तो कर ही लोगे, साथ साथ आप यहाँ पे पूरा 1 घंटा एक मॉक टेस्ट पे देना। लेकिन फिलहाल के लिए जब आप चीज़ों को शुरू कर रहे हो तो ये आधा घंटा आपने रिवीजन पे दिया और आधा घंटा आप प्रैक्टिस पे दे दो, या तो ग्रामर की प्रैक्टिस ले लो या वोकैब की प्रैक्टिस ले लो, एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, वन वर्ड के क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो बेटा लेकिन बात यह है कि जो ये बता रही हूँ ना मैं आपको, इसमें फ़ोन नहीं चलाना है, उसमें सोशल मीडिया नहीं चलाना, रिश्तेदारों के फ़ोन अटेंड नहीं करने हैं, सबको उठा के साइड में रख दो। भाई पढ़ाई का समय है, इस समय कोई फ़ोन यूज़ नहीं किया जाएगा। या फ्लाइट मोड पे अगर आपको मान लीजिए पीडीएफ्स वगैरह है वो फ़ोन में पढ़नी पड़ती है, तो आप फ्लाइट मोड पे डाल लो फ़ोन को, वो ऑफलाइन भी चल जाती है पीडीएफ्स आराम से बिना नेट के, ठीक है। तो इसीलिए टाइम टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें रिश्तेदार परेशान ना करें, सोशल मीडिया परेशान ना करे, उसका मैसेज आ जाए तो वो भी परेशान ना करे, ठीक है। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को इंग्लिश पे बेसिकली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट, 2 सब्जेक्ट्स आपके
अच्छे हैं, और वहीं पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बेटा सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 150 नंबर आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 147 आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी। तो 147 कट ऑफ को पाने के लिए, एक सेफ स्कोर में आने के लिए, ग्रेड सी की अगर आपको जॉब चाहिए तो यहाँ पे बेटा 150 नंबर आपको सेफ स्कोर हो जाएगा अगर आपके 150 नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। तो बढ़िया से पढ़िए, दबा के पढ़िए, और उसी के साथ आपको डेफिनेटली यहाँ पर चाहिए होगा एक पेड बैच, जिसमें स्टेनो की अगर आपको तैयारी बहुत अच्छे से बैठ के करनी है तो ये तो डेफिनेट है कि आप लोगों को तसल्ली से जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो कहीं ना कहीं पेड बैचेस में ही पढ़ी जाती हैं। तो उसी के लिए हमारे पास ये आपका यज्ञ बैच है, जिसमें आप यहाँ पे एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, आराम से बैठ के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि भाई हमें बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक है, रीजनिंग और जीके जीएस हम हैंडल कर लेंगे, मान लीजिए किसी की जीके जीएस बहुत अच्छी है और रीजनिंग को कह रहा है कि चलो मैं थोड़ी बहुत पढ़ के कर लूँगा, बाकी एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश के आप भी जानते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो खाली आप इंग्लिश के लिए इस बैच को वुमनिया एप्लीकेशन से ले सकते हो। ये आपकी ऐप है वुमनिया ऐप, और सिर्फ 199 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी बैठ के आराम से कर सकते हो, जिसमें आपको वोकैबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज़ें कंप्लीट जिम्मेदारी जो है वो मैं लूँगी, और सभी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। ठीक है, तो सब चीज़ पढ़नी है तो सारे कंप्लीट बैच ले सकते हो 499 में, और अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो आप 199 में इंग्लिश का भी ले सकते हो। ठीक है, तो बेटा बस आप कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो तैयारी है ना उसको इस तरह से डिवाइड करो, और भ्रष्टाचार थोड़ा सा, जब आपके 8 घंटे हैं ना, इनमें सब चीज़ों को थोड़ा दूर रखना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप लोगों को एमटीएस की भी आप तैयारी कर रहे हो और उसका भी टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी आपको जाननी है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो किया था, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। एमटीएस की स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली अलग रहेगी, क्योंकि वहाँ पर मैथ्स भी है, तो हमने उस हिसाब से फिर उसको डिवाइड किया था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोज़ को देखिए और आगे सीखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बाय बाय।